अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान के पास अब कौन से सरप्राइज रह गए हैं। तकरीबन 2 असेंबली तहलील हुई हैं। तकरीबन 70 के करीब जितने एमएनएस थे उनके 70 तकरीबन, तो उनकी जो है ना इस्तीफाएं कबूल हुई हैं। एक तरफ इमरान खान ने असेंबली तहलील करके सरप्राइज दिया, दूसरी तरफ पीडीएम ने सरप्राइज दिया है। और कराची हैदराबाद डिवीजन के बल्दियाती इलेक्शन आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी लीड किया है कराची के अंदर, और ये पीपल्स पार्टी की पुरानी ख्वाहिश थी कि कराची का मैंडेट हमें मिले। और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने कहा था हम अपना मेयर बनाएंगे। खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और खान साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया। हमारी वजह की 2 चीज़ें थी। हमारी 2 चीज़ें जो है ना बड़ी अहम है। एक तो सबसे पहले पार्टी कमज़ोर हुई है, तंजीम कमज़ोर है, उसकी वजह से हम आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने धांधली का कहा। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहतरम जनाब मखदूम मोहसिन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। मेरे साथ मोहतरम जनाब रियाज हुसैन लुंड साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अकेडमिक हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर हैं और किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रियाज साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर गजनफर अली साहब, और ब्रिगेड साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रिगेड साहब आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर सईद बोल रहा हूँ। और ब्रिगेड रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। मखदूम साहब, एक बड़ी शिकस्त हुई है बल्दियाती इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ 3rd नंबर पे आई है, और आपको पता है हालात जिस तरह आप चाह रहे थे कि एक बड़ा दबाव आएगा, असेंबलियों से हम बाहर आएंगे, तहलील करेंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए मीर साहब, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की अनस्टेबिलिटी है ओवरऑल मुल्क में, और लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस आप अगर तारीख उठा के देख लें, 2005 में काफ लीग ने पूरा सिंध स्वीप किया था, अगर आपको याद होगा। इवन फैक्ट लाड़काना भी जीत गए थे और बकाया हल्के जीत गए थे। 2015 का भी आप देख लें इन लोकल बॉडीज़, और अभी रिसेंटली जो कल हुआ, मैं कल वाले जो इलेक्शंस हुए मेरे डिवीज़न में इलेक्शंस थे, तो ये तारीख़ का मैं समझता हूँ 1977 में जो इंतखाबात हुए थे, तो तारीख़ के जिसको बदतरीन इंतखाबात कहा जाता है, कि जिस तरह से मतलब जिस इलेक्शंस में अगर आप 8 बजे से पोलिंग स्टेशंस पोलिंग का अमल स्टार्ट होता है, तो 4-5 बजे कैंडिडेट्स को बैलेट्स मिल गए। उसके अलावा हल्का बंदियाँ जिस अंदाज से की गई, और दूसरी जानिब जिस तरह से पोलिंग डे पे 144 नाफिज होता है। मैं अगर मेरे अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी कुछ क्रिमिनल्स को, कुछ स्मगलर्स को, जिन पे स्मगलिंग के केसेस भी हैं, जिन पे वो हमारी मुखालिफ पार्टी में शायद उनको MNAs MPs की टिकटें भी मिलती हैं, तो खुलेआम फायरिंग हो रही थी। और मुकम्मल 144 के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन के कवानीन, पाकिस्तान के आइन के कवानीन के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही थी इस माहौल में। और हम ओपनली DRO पे कंप्लेंट्स करते हैं। उससे पहले DRO था जब ये इलेक्शंस 2 दफ़ा डिले हो चुकी हैं, आपको याद होगा। पहले इट वाज एक्सपेक्टेड जुलाई 24 को, फिर 28 अगस्त को। तो तब जो DRO था, उनका DC था, वो ऑलरेडी एक बड़े स्कैम में अरेस्टेड है। पहले उसने हमारे निशानात की छेड़छाड़ की, हल्का बंदियों की छेड़छाड़ की। कराची का आप एग्जाम्पल देख लें, हैदराबाद शहर का आप एग्जाम्पल देख लें, तो रिजल्ट्स का डिले होना, 2 दिन तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो इस इलेक्शंस पे तो काफ़ी सवाल है, निशान है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करें, जैसे अब मुल्क डिफ़ॉल्ट की बात आजकल हर कोई कर रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। देखिए, एक तरफ आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी करप्शन दिन ब दिन राइज होती जा रही है। अभी भी आप देख लें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, मैं पहले कहता था आपके प्रोग्राम्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में मैं अर्ज करता था कि करप्शन बड़ा मसला है। अब करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, और मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी, अब ये 3 एलिमेंट्स, पहले सिर्फ करप्शन थी, अब करप्शन के साथ वही करप्शन के थ्रू पैसा जो अर्न होता है उससे फिर मेंबर खरीदे जाते हैं। आज का मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि 10 यूनियन काउंसिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स थे, उनको आज खरीदा जा चुका है, अभी ये कर 1 घंटे 1.5 की जो। सही रियाज साहब, मतलब तो हमारे पास तो ये इल्जामात पुराने हैं। जो जीतता है वो कहता है कि इलेक्शन जो थे बड़े शफाफ इलेक्शन थे, फ्री एंड फेयर थे, और जब हारते हैं तो कहते हैं धांधली हुई है।
इलेक्शन से आपको पता है सेकंड फेज था, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ पहले नंबर पे आई है, क्या कहेंगे? मिर्जा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये धांधलियों के इल्ज़ामात लगाना हर हारने वाले पार्टी की ज़रूरत भी होती है और उनका वतीरा भी रहता है, क्योंकि फेस सेविंग के लिए आवाम के सामने और कोई इशू होता नहीं है कि भाई इलेक्शन हारने की वजूहात क्या हैं। तो धांधली का रोना रो के एक बड़ी वजह बनाई जाती है। मखदूम साहब ने ये कहा कि क्रिमिनल्स थे, फायरिंगें हुई। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर आईन है, हमारे मुल्क के अंदर कानून है। इलेक्शन से पहले अगर किसी प्रोसेस पे किसी को एतराज़ हो तो उसके भी लीगल रेमेडी मौजूद है, और इलेक्शन के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी लीगल रेमेडी मौजूद है। हम देखते ये हैं कि आम तौर पे, इस इलेक्शन के अलावा भी आम तौर पे हम उन रेमेडीज़ की तरफ जाते नहीं हैं। हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए इस तरह के इश्यूज क्रिएट करते हैं ताकि जो अपनी कमज़ोरियां हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी कोताहियां हैं, उस पर पर्दापोशी हो जाए। जहाँ तक खान साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, देखिए, पॉपुलिज्म जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती। दुनिया की जो पॉपुलिस्ट फिनोमेनाज हैं, अगर उसका आप हिस्टोरिकली जायज़ा लें तो बड़े एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और जिस पॉपुलिज्म के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम ना हो, जिस पॉपुलिज्म के अंदर कोई अवाम की जो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं उसकी बात ना हो, तो वो पॉपुलिज्म ज़्यादा चलता नहीं है। तो खान साहब के साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। डिक्लाइन हो रहे हैं वो, और डिक्लाइन होने की वजूहात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खुद मखदूम साहब को भी पता है। सही। बिरगेज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इकॉनमी आपको खुद पता है कि मैशियत, और दूसरी बात है हमारे रीजन के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 8 से 10 महीने के अंदर हम ये वाज़ेह तौर पे देखते चले आए हैं कि जब से पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, तब हमारी जितनी जो इकोनॉमिक चीजें कोई नजर जो आ रही थी वो सारी डिक्लाइन की तरफ हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है वो ग्लोबल इकोनॉमिक जितना फ्रेमवर्क है वो भी सीवियरली अफेक्टेड है इस वक्त। आपकी यूक्रेन की वॉर जो बेसिकली एग्रीकल्चर को और आपकी एनर्जी को देखती थी वेस्ट यूरोप की तरफ, और हमारे पास पाकिस्तान या डाउन इधर ईरान और अफगानिस्तान की तरफ, वो सीवियरली अफेक्टेड है। इसी तरह जो टसल है अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसकी वजह से भी जो है वो पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो थ्रेटन है इस वक्त। अभी हालिया दिनों के अंदर G7 जिसमें यूके की प्रेसिडेंसी है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें इसको ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन रखना होगा, वरना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ चली जाएगी, जो कि हमेशा 100 साल के बाद एक रिवाइवल दुनिया के अंदर हमेशा से आता रहा है। इन सब चीजों को देखा जाए इकोनॉमिक ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, तो पुरानी इकोनॉमी जो पहले से एक स्ट्रगल कर रही थी उसके ऊपर एक इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आया है। अब इस नेगेटिव इफेक्ट को हम कुछ कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबली इस पे अफेक्टेड है। डोमेस्टिक लेवल पे उसको खत्म करने के लिए या किसी हद तक उसको चैलेंज को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किसी हद तक लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर आना होगा। उन सबको आपस में बैठ के जो है वो एक इकोनॉमिक, जब तक वो बार बार, अब तो पुराना ये नैरेटिव भी फिर चुका है कि आपको एक ऐसा कोई इकोनॉमी का चार्टर लाना पड़ेगा जिसमें कोई भी पावर के अंदर हो, आपकी इकोनॉमी का जो पहिया चल रहा है, ये फ्रेमवर्क जो काम कर रहा हो, उस पर किसी की भी गवर्नमेंट हो तो उसमें कोई इफेक्ट जो है नहीं आना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर कोई बैठने को तैयार ही नहीं है। पीटीआई हालांकि काफी पॉपुलर है, लेकिन वो भी जाहिर है कि उनको वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो एक ज्यादती हुई है, गवर्नमेंट को हटाया गया था। पीपल्स पार्टी की सिंध में बहुत स्ट्रेंथ है, इतना नो लीग की पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की सारी जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं। अब नेशनल पार्टीज को मेरे ख्याल में हालिया दिनों के अंदर, जबकि आप अखबारों में, चैनल्स के अंदर, अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स के अंदर आप ये सुन रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इकोनॉमिक जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो हालिया दिनों के अंदर
इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक टोकन के तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक को चाबियां अपनी इंडस्ट्री की पेश की थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया, आप हमारी चाबियां। तो ये सब चीजें, ये सिग्नल्स होते हैं और मैसेजेस होते हैं दुनिया में, जो जिन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनके लिए बहुत नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो ना सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले, बल्कि आपके जो लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाने के बजाय फॉरेन कंट्रीज के तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो दूसरा जो खतरा है इसका, जो पाकिस्तान, जिसमें मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में एक इंतहाई बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आपके सामने आने जा रहा है, वो आपकी यूथ पल्ज है। यूथ पल्ज आपके 65% है, ये एक बॉम्ब है। इसको आप या तो चैनलाइज करके एनर्जी को आप यूज कर लें, या फिर ये अपने जोर पे फटेगा जब इनको जो है कोई जॉब्स नहीं बड़ी मिलेगी। मेहरबानी या सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।